आज हम बात करने वाले हैं मेनोपॉज के बारे में। और इसके लिए मुझे सीरियसली बहुत स्ट्रेंज फील होता है कि बहुत एजुकेटेड होने के बाद भी, बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स में काम करने के बाद भी, द वुमेन्स हु थिंक देमसेल्फ दे आर सेल्फ डिपेंड एंड दे कैन टॉक अबाउट एनी मैटर, वो मेनोपॉज के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। मतलब मेनोपॉज एक ऐसा टॉपिक होके रह गया है जिसके लिए मैनी टाइम्स वुमेन फील अशेम्ड टू टॉक अबाउट इट। और आज इसी टैबू को तोड़ने के लिए हम बात करेंगे डॉक्टर मीनल से। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर मीनल के पास। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक्स मीनल मैम जो आज हमारे साथ हैं, जिनसे हम बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में। मैम, मेनोपॉज एक ऐसा टॉपिक है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब सभी लेडीज़ इस फेज से गुजरती हैं, बट आप खांसी जुकाम की दवाई लेने को तैयार हो जाते हैं। व्हाट आई फील, जो मुझे अजीब बोलता है, लोग ना इसके बारे में बात करना चाहते हैं, ना इसके लिए डॉक्टर से मिलना चाहते हैं। मतलब हम इतने अनअवेयर क्यों हैं इस बारे में? देखिए, फीमेल्स हमेशा से ही फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना इन्वॉल्व हो जाती हैं कि उनकी अपनी हेल्थ हमेशा ही बैक सीट लेती है। उसमें ज़रूरी नहीं कि आप हाउस वाइफ हैं, अगर मैं प्रोफेशनल हूँ, कोई और स्पोर्ट्स पर्सन है, उसकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है। तो इसलिए उन चीज़ों के बारे में उतना ध्यान नहीं दिया जाता, पर जबकि ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि आपके हार्मोन्स जो आपको एक एज तक सपोर्ट कर रहे थे, नाउ दे आर वेनिंग, नाउ दे आर गोइंग अवे। तो आपके हार्मोन्स आपके बॉडी का सारा संतुलन मेंटेन करते हैं, तो डेफिनेटली आपके बॉडी में कोई चेंजेस आने बिल्कुल ही स्वाभाविक है। मुझे भी ऐसा फील होता है कि आफ्टर 40 वी ऑल आर कॉन्शियस अबाउट कि हमारी स्किन को प्रॉब्लम हो रही है या हमें वैसे प्रॉब्लम हो रही है, बट स्टिल हम वी विल टेक द सम मतलब सीरम्स, वी वुड लाइक टू ट्राई के एजिंग नाउ, बट जो हमारा मेनोपॉज की वजह से बॉडी ड्रेनिंग हो रहा होता है उसको हम सोचना ही नहीं चाहते उस पर। मतलब मैं अपने आप प्रैक्टिकल बताना चाहूँगी। मतलब जैसे मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे और उन्होंने मुझे बोला जैसे महीने में मेरे को 2 बार ब्लीडिंग हो रही है या मुझे वीकनेस फील हो रही है, तो आई मतलब ट्राई टू कन्विंस देम कि आप डॉक्टर के पास जाओ, बट पता नहीं मुझे नहीं समझ में आया कि वो ये कहते हैं नहीं आई एम टेकिंग मल्टीविटामिन। और मैंने जब 3 महीने बाद सेम लेडी को देखा तो जैसे कहते हैं ना कि श्रिंक हो जाना, शी वाज लाइक दैट। तो हम इन चीज़ों को बदल कैसे सकते हैं? देखिए, इसका एक ही तरीका है कि अवेयरनेस। जैसे आज हम लोग ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो आई एम श्योर जितने लोग इसको देखेंगे उनमें अवेयरनेस आएगी और वो अवेयरनेस फिर आगे स्प्रेड होती है। तो ये आजकल के टाइम का सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि आप अपनी बात बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हो। अदरवाइज मैं अपनी बात 1 to 1 अपने पेशेंट्स को, अपने क्लोज लोगों को ही पहुंचा सकती हूँ। सेम आपके मीडियम से हम अपनी बात को बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, एक्चुअली जब से मैंने मतलब अभी डॉक्टर लीजा हैं मैस्कोवेनी यूएस की, उन्होंने जैसे वो बहुत फेमस हो रही हैं, शी इज़ द ओनली डॉक्टर जिन्होंने मेनोपॉज के लिए रिसर्च की। और वो भी इसलिए की क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है कि अल्जाइमर होने के चांसेस होते हैं, तो उनकी फैमिली में अल्जाइमर था। फिर उन्हें ऐसा लगा कि कहीं मुझे ना अल्जाइमर हो जाए, ये जेनेटिकली ना हो, तो उस वजह से उन्होंने मतलब शी वाज इन दिस फील्ड, उन्होंने वो रिसर्च की। तो मैंने जैसे उस रिसर्च में उन्होंने एक स्कैन भी दिखाया ब्रेन का कि जो मैन एजिंग होती है ब्रेन की और वुमेन की ब्रेन एजिंग जो होती है वो वुमेन्स की ज़्यादा तेज होती है ड्यूरिंग मेनोपॉज। मतलब ऐसा क्यों होता है? देखिए, मेल्स में क्या है, एग्जैक्टली एक मेनोपॉज जैसा वर्ड नहीं जुड़ा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि उनके टेस्टोस्टेरोन इस पर्टिकुलर एज तक वर्क आ रहे हैं, अब 1-2 साल के बाद वो उतना वर्क नहीं करेंगे, दे विल वेन। डिक्लाइन उनमें भी हो सकता है, बट इट विल बी अ वेरी ग्रेजुअल थिंग। फीमेल्स में आपके मेनोपॉज के आसपास चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आपका जब पीरियड्स होता है आपको थोड़ा सा लो फील होता है उस टाइम पे, राइट? क्योंकि आपके हार्मोन्स थोड़ा सा डिप लेते हैं। लिटरली वी फाइट विद आवरसेल्फ, हमारा ब्रेन हमसे लड़ता है। मतलब जो चीजें हमारी लाइफ में कहीं पास्ट में दब गई होती हैं, मुझे सीरियसली समझ में नहीं आता। इट्स मतलब जैसे होता है ना कि वो डेज आते ही वो हम पे एकदम अटैक करते हैं, दे ट्राई टू रीसर्फेस। ऐसा फील हो, मतलब लगता है कि नहीं नेक्स्ट मंथ, मतलब मैं तो सीरियसली ऐसा डिसाइड करती हूँ कि नहीं नेक्स्ट मंथ आई विल ट्राई माय बेस्ट, बट वो अटैक करते ही हैं। दैट इज बियॉन्ड माय कंट्रोल बिकॉज इट इज योर हार्मोन्स, इट्स नॉट यू। इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट। तो सिमिलरली जब आप मेनोपॉज के फेज से जा रहे हैं, वो तो एक बहुत छोटा डिप था और वो वापस रीसर्फेस भी हो जाएगा। हार्मोन साइकिल की फ्लक्चुएशन हर महीने आएगी, राइट? पर जब आपका मेनोपॉज हो रहा है तो अब वो हार्मोन्स परमानेंट डिप लेने वाले हैं। अब उनमें जो मंथली फ्लक्चुएशन थी कि ठीक है वो हल्का सा डिप लिया, उसके बाद वो फिर से बढ़ जाएंगे, फिर से ग्रो करेंगे, वो चीज़ अब स्टॉप होने वाली है। इसीलिए आपके पीरियड्स होने बंद होंगे।
तो आपके हॉर्मोन्स आपके बॉडी के हर ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं। लाइक आपने कहा ब्रेन, सिमिलरली आवर हार्ट, आवर वेसल्स, आवर एंडोक्राइन सिस्टम एज अ होल, हर चीज़ को अफेक्ट करते हैं। हाँ, जैसे एक वर्ड भी उन्होंने यूज़ किया है न्यूरो एंडोक्राइन करके मेनोपॉज के लिए, क्योंकि अब से पहले हमें ये लगता था कि सिर्फ यूट्रस में हो रहा है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, हमारे पीरियड्स बंद हो रहे हैं। एक मैम ये भी एक मिथ फैला हुआ है जिसकी वजह से शायद लेडीज बात करना नहीं चाहती, और टू बी वेरी फ्रैंक जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको मतलब नील पता होता है। मेरे को कई बार लगता है पीपल आर देयर, डिग्री होल्डर हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, एंड फैमिली वाज सिटिंग देयर एंड द वुमन इज कंप्लेनिंग कि मुझे अचानक ठंड लग रही है। मतलब उन्हें आज की डेट में एक पर्टिकुलर जो इनके लिए टर्म्स यूज होती हैं लाइक हॉट फ्लैश, चिलिंग, तो उन्हें वो टर्म्स तक नहीं पता होती। जबकि मुझे ये लगता है कि देयर मतलब हमें पहले तो ऐसा एज्यूम किया जाता है ना, द वुमेन्स हु आर द हाउसवाइफ दे आर नॉट कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ, वो अपनी परवाह नहीं करती हैं, बट द वुमेन गोइंग आउटसाइड और दे आर डूइंग समथिंग वेल। मतलब एक वर्किंग वुमेन के कंपैरिजन में ये कहा जाता है कि उनको ज़्यादा नॉलेज होती है, वो ज़्यादा कॉन्शियस होती है। बट एट दिस मैटर जब हमारे शरीर के साथ इतना कुछ बीत रहा होता है, मतलब हमें कोल्ड हो जाता है तो हम चाहेंगे कि हम डॉक्टर के चले जाएं, वी विल टेक द मैसेज। लेकिन अभी भी हम ट्रेडिशनल तरीके से एक दूसरे को बताएंगे, वो बोलेगा नहीं भाई ठीक है, ये तेरा मेनोपॉज शुरू हो गया, ये ऐसे ही हो जाएगा। बट मैम कहाँ पर डिफ्रेंशिएट करें कि कैसे हमारा मेनोपॉज जब शुरू हो गया? कई बार ऐसा होता है कि कुछ यूट्राइन प्रॉब्लम की वजह से भी आपको मंथ में 2 बार पीरियड आ जाते हैं, तो ये सारा डिफरेंट, और क्या एज होती है, कितने टाइम तक चलता है ये? देखिए, मेनोपॉज की जो एज है वो कोई फिक्स नहीं है। मेनोपॉज की एज अगर मैं इंडियन वुमेन के बारे में बात करूं तो रफली 47 से 52 के समवेयर। अब वो आपके अपनी फैमिली पे भी डिपेंड कर सकता है। अगर आपकी मदर को, सिस्टर्स को जल्दी मेनोपॉज हुआ या लेट हुआ तो आपका भी पैटर्न थोड़ा बहुत उसके साथ वेरी कर सकता है। और भी फैक्टर्स होते हैं इसके। तो अगर सिम्टम्स आपके एज भी उस तरफ में जा रही है, प्लस आपको चीज़ें साथ में आ रही हैं, जैसे कि आपको समझ में आने लगेगा कि आपको एकदम से गर्मी के तेज लहरें आ रही हैं। नहीं मैम, एक्चुअली जैसे मैंने पढ़ा हुआ है, एंड यू आर अ डॉक्टर, आपको पता है कि दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द मेनोपॉज। नॉर्मल लेडीज क्या सोचना शुरू करती हैं, अबे अब उम्र हो रही है भैया, अब चला नहीं जाता ना भाई, अब उम्र हो रही है। उन्हें ये नहीं पता कि यू आर गोइंग थ्रू विद द मेनोपॉज एंड देयर इज द सॉल्यूशन। तो मतलब उन टर्म्स की भी ही उन्हें पता नहीं होती। और सबसे बुरा क्या लगता है, फैमिली बैठी है, मैंने अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट देखा था, माई फ्रेंड वॉज सिटिंग देयर एंड शी सेज बहुत तेज ठंड लग रही है, तो बच्चे और फैमिली क्या बोलते हैं, अबे तेरे साथ तो ऐसे ही होता रहता है, मतलब दे मेक द फन ऑफ दिस थिंग। जबकि ये इतनी बड़ी चीज़ है कि आपका बॉडी स्ट्रगल कर रहा है, आपका ब्रेन की बिल्कुल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वो श्रिंक होने लग जाता है, एंड यू आर मतलब, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है, वो लेडी की भी है। शी इज रिजिड दैट आई विल नॉट गो टू द डॉक्टर। सबसे बड़ा जो टैबू बना हुआ है कि मैं डॉक्टर के नहीं ही जाऊंगी। तो मतलब उन्हें कैसे कब ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि हाँ भाई अब मुझे डॉक्टर के चले जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये कोई बीमारी नहीं है। हाँ। इसमें अवेयरनेस की जरूरत है। जैसे कि हार्मोन्स आपके 2 बार मेजर फ्लक्चुएशन खाते हैं। पहला जब आप प्यूबर्टी हिट करते हो, हाँ, yes. पूरी फैमिली को पता होता है बच्चा प्यूबर्टी में जा रहा है, स्टेट में तो ये सेलिब्रेशन होता है। एग्जैक्टली। अब वो टैंट्रम ज्यादा थ्रो करेगा, थोड़ा सा उसको मूड इश्यूज आएंगे, उसके साथ थोड़ा सा सॉफ्ट व्यवहार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद भी अपने एक इमोशनल चेंजेस से गुजर रहा है। तो यू हैव टू मेंटेन लिटिल पेशेंस विद द चाइल्ड। सिमिलरली जब आप मेनोपॉज की तरफ में हो तो फैमिली को फिर से वही सपोर्टिव एटमॉस्फेयर उस लेडी की तरफ भी लाना पड़ेगा। अब वो चीज सिर्फ अवेयरनेस से होगी, लेडी की खुद की भी होनी चाहिए, भी समझना और साथ में उनके स्पाउस कि इट इज नॉट हर हु इज एक्टिंग लाइक दिस, इट इज अ हार्मोन्स हु आर मेकिंग हर एक्ट लाइक दिस। ब्रेन इज होल्डिंग एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ परमानेंट फेज। ऐसा नहीं हो गया मेनोपॉज हो गया तो आप हमेशा क्रैंकी ही रहने वाले हो। ये एक फेज है, ये फेज निकल जाएगा। जैसे जब बच्चा प्यूबर्टी हिट करता है, कुछ टाइम के लिए उसको डील करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, उसके बाद में दैट चाइल्ड ओनली बिकम्स अ वेरी कंफर्टिंग चाइल्ड। सेम इज विद मेनोपॉज। अच्छा, मेनोपॉज के लिए जैसे मैंने पढ़ा था कि अगर मेनोपॉज कई आप अच्छे से हैंडल नहीं करते हैं तो लाइक डिप्रेशन और नींद ना आना, और एक चीज़ मैंने अल्जाइमर होता है, थोड़ा थोड़ा भूलने लगते हैं। एक्चुअली सभी घर में होता है, लेडीज़ करती हैं कि मैं ये भूल गई, मैं ये भूल गई, तो वो हम पे मम्मी तुम तो भूलती रहती हो, अबे यार तुझे तो भूलने की आदत है। बट द थिंग इज दैट कि शी इज गोइंग थ्रू विद द फेज, जहाँ उसके साथ ये सब हो रहा है उसे खुद भी नहीं पता होता। टू बी वेरी फ्रैंक, आजकल लेडीज को एक वर्ड और मैंने पढ़ा था, दैट इज ब्रेन फॉग। वो क्या होता है? ब्रेन फॉग में ये कि आप एकदम से डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, मतलब आपके माइंड में इतना कुछ चल रहा है एक साथ कि यू आर फीलिंग कम्प्लीटली ब्लैंक फॉर अ मोमेंट।
देखिए इसमें एक तो मेनोपॉज का ट्रांजिशन चल ही रहा है, एक तो ठीक है मुझे पता है कि ठीक है वो ट्रांजिशन चल रहा है, तो मैं अपने को ब्लेम नहीं कर रही, मैं हार्मोन्स को ब्लेम कर रही हूँ। एक है कि कुछ चेंजेस चल रहे हैं पर उसमें मुझे तो पता ही नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो लेडी अपने को ही टारगेट कर रही है। हाँ, तो सब लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका कहीं ना कहीं डाउन जाने लगता है। वी ऑल फीमेल्स आर मल्टीटास्कर्स। अगर किसी को एक ही काम है तो वो दो चीजें साथ में नहीं भूलेगा, पर अगर किसी को दुर्गा माता की तरह 9 हाथ से काम करने हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज आपकी मिस होगी। तो उसमें खुद को इतना टारगेट करने की जरूरत नहीं है, यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। वो ही प्रॉब्लम होती है कि अक्सर देखा गया है कि 40-41 के बाद आके और 49 तक काफी लेडीज अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देती हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि आई कांट डू दिस थिंग, नहीं मुझसे तो होता ही नहीं है, नहीं मैं तो कर ही नहीं सकती। एनर्जी लेवल उनका डाउन हो रहा होता है क्योंकि उनका एस्ट्रोजन लेवल डाउन जा रहा होता है, वो फाइट कर रहा होता है ओवरीज और उससे। लेकिन उन्हें क्या लगता है कि भाई आई एम द रिस्पॉन्सिबल, और उसको एक टैबू में जोड़ देते हैं, बुढ़े हो रहे हैं। या कई बार लेडीज इसलिए भी बात नहीं करती, जैसा मैंने पढ़ा था 2-4 मतलब इंटरव्यूज भी मैंने पढ़े थे, कि उन्हें ये लगता है कि इज इट ट्रू दैट वुमेनहुड एंड हो जाता है, प्रोडक्टिविटी तो मतलब खत्म हो रही होती है इस टाइम। तो उसमें एक वर्ड था कि ऐसा है कि वुमेनहुड नहीं एंड होता, तो मतलब ये क्या मैटर होता है? जैसे देखिए मतलब हाइड करने का रीजन मुझे लिटरली समझ नहीं आता। मतलब है कि द एबिलिटी टू प्रोड्यूस चाइल्ड, ओके, वो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू wane when one attains menopause, बट एज अ वुमेन, एज अ वुमेनहुड आप तो वही हैं, आपकी पर्सनालिटी तो वही है। और देखिए हर डिकेड में आपके पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस आते हैं, उनसे डरने की या उनसे मतलब शाई फील करने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू एम्ब्रेस द चेंजेस। द ग्रेस व्हिच अ 50-year holds maybe the 20-year-old doesn't hold, the grace which a 60 years old maybe the 40 years doesn't hold। Sure। तो हर डिकेड की अपनी एक अलग ब्यूटी है, उसके अपने भी कुछ चैलेंजेस हैं, पर अगेन अगर आप अवेयर रहते हैं तो आप टाइमली ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पर्पस ये कि सफर नहीं करना है। हाँ, मेन कंसर्न ये है कि सफर नहीं करना है। मतलब मैंने लेडीज को देखा है कि भाई दे आर सेइंग कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा क्लॉटिंग हो रही है, बट वो उसको वहीं मतलब घर में रह के उसको 5 दिन 7 दिन टॉलरेट करेंगी, और ये होप कर बना लेती है दिमाग में कि नहीं यार शायद नेक्स्ट मंथ तक सही हो जाएगा। बट व्हेन यू आर फेसिंग समथिंग, और मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कि इसमें पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें भी कोई उनसे बोलो पेन के लिए, हाँ भाई मैंने तो रैंडमली खाने से क्या वो नुकसान नहीं करेगा? बिल्कुल नुकसान करता है। अगर आप रैंडमली पेन किलर्स खा रहे हैं, 2 नुकसान हैं। लॉन्ग टाइम तक पेन किलर्स आपकी किडनी खराब कर सकते हैं। प्लस आपको पेन क्यों हो रहा है ये भी तो जानना जरूरी है। हो सकता है कुछ ऐसी गांठ हो आपकी बॉडी में जो बहुत आसानी से निकाली जा सकती थी, और अगर आप नहीं उसका ट्रीटमेंट देंगे तो वो आगे जाके आपको दिक्कत कर देगी, और अभी आप उससे सफ़र भी कर रहे हैं। तो इससे बेटर है कि आप एक कंसल्टेशन करें। ज़्यादा सब गायनोकोलॉजिस्ट के पास एक इंटरनल एग्जामिनेशन रूम 100% होता ही है। मैनी ऑफ देम हैव एन अल्ट्रासाउंड मशीन ऑल्सो, और ये 2 चीज़ें डायग्नोस करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होती हैं 90% ऑफ द केसेस। मैम अभी किस एज में शुरू हो जाता है? जैसे कहते हैं ना, अब तो फिर भी थोड़ा जल्दी शुरू हो जाती है मेनोपॉज। हाँ, देखिए मेनोपॉज की जो स्टैंडर्ड एज है वो तो वही है 47, पर अब जो नई जनरेशन आ रही है, मतलब जो बच्चे अब 20s में हैं, 25 में, 28 में हैं, उनमें मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेनोपॉज जल्दी आएगा, क्योंकि उनका हम अभी भी अगर ओवेरियन फंक्शन टेस्ट कराते हैं, लाइक वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल और पोल्यूशन कांट से एग्जैक्टली उनका ओवेरियन रिजर्व अभी से भी कम आना शुरू हो गया है। मैम जैसे मेरे केस में ये था कि मुझे 40-41 में ही प्री मोनोपोज के सिस्टम शुरू हो गया, सिम्टम्स। ये बहुत लंबा टाइम लेता है खत्म होने में, लेकिन सिम्टम्स मुझे उसी में शुरू हो गए थे, और काफी टाइम तक मैं भी ये सोचती रही कि मुझे शायद रसोली होगी। आई वेंट टू दैट डॉक्टर। अच्छा, हार्मोन्स लेते हैं तो वो फिर एक दिमाग में मिथ बना देते हैं, इफ यू विल टेक द हार्मोन्स, उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, वो आपकी बॉडी को बेकार कर देंगे। ये मिथ है या मतलब व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड इट? सबसे पहले कोई भी डॉक्टर आपको रैंडमली कोई भी मेडिकेशंस नहीं देगा। मेडिकेशंस आपको तभी दी जाती है जब उनका फायदा आपको होने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा है। हाँ, जैसे अगर किसी को महीने में 2 बार पीरियड हो रहे हैं तो ब्लड लॉस होने से ब्लीडिंग हो रही है कि आप 6 हीमोग्लोबिन में हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, अपने हार्ट को, अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं, इससे बेटर है मेडिकेशन देखिए सिर्फ उतने टाइम तक दी जाती है जितने टाइम में आपकी बॉडी खुद को रिकवर ना कर ले। कोई भी डॉक्टर आपको बहुत लंबे टाइम तक मेडिकेशंस पर नहीं डालेगा। एंड देन डेफिनेटली देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस, आजकल तो इतना एडवांसमेंट हो चुका है मेडिकेशंस में, बहुत लो डोज मेडिकेशंस आ चुकी हैं, और उनकी सेफ्टी प्रोफाइल बहुत लंबे लंबे ट्रायल्स के बाद जाके एस्टैब्लिश की जाती हैं।
और पेशेंट को पूरा एग्जामिन करके कि उसमें कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है जिसमें हम उन मेडिकेशंस को नहीं देना चाहिए, ये सब कम्प्लीटली एग्जामिन करके थोरली चेक करके तभी कोई मेडिकेशन दी जाती है। तो इसमें इसको डर है नहीं। देखिए अगर आप हर मेडिसिन को गूगल करेंगे या हर चीज के साइड इफेक्ट का यूट्यूब देखेंगे, आजकल तो मैम चैट जीपीटी भी चल गया है, वो दूसरा डॉक्टर बन गया है। नेगेटिविटी सेल्स लाइक हॉटकेक्स। आप कोई भी नेगेटिव न्यूज से ज्यादा अट्रैक्ट होते हो, आपकी टीआरपी ज्यादा बढ़ेगी, वो आपके ब्रेन पे ज्यादा जल्दी इंपैक्ट करता है। नेगेटिव डाली है, राइट। तो जब आप नॉन मेडिकल सोर्सेज से मेडिकल जानकारी जानना चाहेंगे तो वो अक्सर आप भ्रमित हो जाएंगे। मेरे पास ऐसे कितने पेशेंट हैं जिनको बिल्कुल नॉर्मल फाइंडिंग्स होती हैं, लाइक जैसे मुहासे होते हैं, बच्चेदानी के मुंह पे भी सिस्ट बन जाती है, नेबोथियन सिस्ट, उससे आपको कोई नुकसान नहीं है। और वो एक बार आपके अल्ट्रासाउंड में एग्जामिनेशन में आ गए, वो हमेशा आएंगे। कपल्स लिटरली पूरी रात रो के गूगल करके एंड दे आर होल्डिंग हैंड्स व्हेन दे आर सिटिंग बिफोर मी। हाँ, उनको लगता है उसे कैंसर हो गया है। हाँ मैम ऐसा होता है। Exactly. Once you read the symptoms, जो मैच नहीं भी हो रहे होंगे, you start to match। हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आजकल ये मतलब ये जो गूगल डॉक्टर और जीपीटी डॉक्टर चला हुआ है, अच्छा डॉक्टर के पास आए, उससे 10 मिनट ले, वो आपको क्लैरिफाई ये बेवकूफी हमने भी किया मैम। मतलब छोटा सा सिम्टम से अगर पढ़ो तो वो सीधा कैंसर पे पहुंचा देता है। देन आई रियलाइज कि भैया ये तो हर बात पे कैंसर कर रहा है। एग्जैक्टली क्योंकि नॉर्मल भी हो सकती हैं चीजें। अच्छा एक मिथ और है, जैसे कभी लेडीज को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, क्लोटिंग भी बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, अगर कोई ठीक है नॉलेजेबल हुई तो वो आपको बोल देगी कि ठीक है भाई यू शुड गो टू द डॉक्टर एंड यू शुड टेक द एडवाइस। हालांकि वो भी लेना नहीं चाहते हैं डॉक्टर। मुझे सच में फील लाइक कि यू आर रेडी टू स्पेंड 15-20,000 इन अ ड्रेस, ऑन अ मतलब नेल पॉलिश, स्किन केयर, बट डॉक्टर के जाने के नाम पे मुझे समझ में नहीं आता कि व्हाई दे स्टेप बैक फॉर दैट। तो जैसे लेडीज एक मिथ करती हैं, हमारे बुजुर्ग हमसे बोल देते हैं अरे ये तो कुछ नहीं है, आपका क्लीनिंग ही हो रहा है। बट क्या एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग ये वीकनेस लाने में या आयरन की कमी के लिए, मतलब दीज आर द रिस्पॉन्सिबल? डेफिनेटली। देखिए फीमेल्स वैसे भी एनेमिक होती हैं, क्योंकि अगेन खुद का ध्यान इतना, हाँ एग्जैक्टली, आई नो दैट, खुद का ध्यान इतना नहीं है। पहले हस्बैंड को खिलाएंगे, बच्चे को खिलाएंगे, फैमिली में सबको देंगे, देन दे विल ईट। वो आज भी है। तो आप पहले भी एनेमिक हो, तो आपकी जो साइकिल रेगुलर होनी चाहिए उतनी ही होनी चाहिए। आपके शरीर की गंदगी नहीं है। आपका जो बच्चेदानी है, आई जस्ट शो यू, ये यूट्रस होता है, ओके राइट। इसके अंदर की हर महीने लाइनिंग बनती है इन प्रिपरेशन ऑफ रिसीविंग अ चाइल्ड, मतलब गो वेरी बेसिक। अगर वो चीज़ नहीं हुई है देन इट विल शेड। तो ये कोई गंदगी नहीं है, या आपकी बॉडी की अपनी लाइनिंग थी, राइट। तो अगर ये आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आपके बॉडी का ही तो ब्लड लूज कर रहे हो आप, और उससे फिर आपको खून की कमी, एनीमिया, और उसके साथ होने वाली फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आती जाएंगी। और आर्थराइटिस का भी देखिए सब चीजें कोरिलेटेड हैं। आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर है, आपका हीमोग्लोबिन मैंने अभी पढ़ा था लास्ट मंथ, एम्स के एक डॉक्टर का पूरा आर्टिकल आया था और उन्होंने लिटरली बोला था कि एक लेडी ने सारे स्कैन्स कराए, मतलब उसने ये सोचना ही नहीं चाहा कि मैं मेनोपॉज में भी एंटर कर सकती हूँ। उन्होंने दिल्ली भी दिखाया, वो और एक बड़े डॉक्टर हॉस्पिटल में गई, आई वुड नॉट टेक द नेम। देन शी वेंट टू गंगाराम। गंगाराम में जब वो पहुंची तो डॉक्टर ने उनको सिंपल बोला कि आपकी एज क्या है। उन्होंने बोला, उनको क्या था कि मेरा एनर्जी लेवल डाउन जा रहा है, मुझे सांस फूल रही है, मुझे नीज में पेन है। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ मत कीजिए, मेनोपॉज के टाइम में जो आप नॉर्मल टेस्ट होते हैं, लाइक हीमोग्लोबिन का टेस्ट है, विटामिन D3 के और सारे मल्टीविटामिन के टेस्ट हैं, आप वो कराइए। और उनका मेनोपॉज से रिलेटेड जो टेस्ट करे गए तो सिर्फ सिंपल इतना प्रॉब्लम था कि यू आर एंटर्ड इन योर मेनोपॉज, इसीलिए आपकी बॉडी को इतनी थकान फील हो रही है। मतलब हम बहुत बड़ा सोचने को तैयार हैं पर इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि यार बस इट्स ओके यार, ठीक है आप छोटे थे तो बड़े भी हुए हैं, फिर यंग भी हुए हैं, तो एजिंग हो रही है, जब स्किन की भी हो रही है, बालों की भी हो रही है, तो ठीक है इसकी भी होगी। और हम उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बोलना नहीं चाहते, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। बहुत बुरे से हॉट फ्लैशेस होते हैं। अच्छा जैसे ये हॉट फ्लैशेस होते हैं, मतलब उस टाइम में ऐसा लगता है लाइक यू आर बर्निंग सो हार्ड, तो क्या करना चाहिए जो हमें थोड़ा सा कूल डाउन सा फील हो? देखिए अगर हॉट फ्लैशेस आपको हो रहे हैं तो इसका एक सीक्वेंस होता है। लाइक आप अपनी हेल्प कैसे कर सकते हैं? अगर सिर्फ अपनी हेल्प करने बिफोर गोइंग टू अ डॉक्टर, आपको रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। इट माइट नॉट बी वेरी स्ट्रेनस एक्सरसाइज, और ये देखिए सबसे अच्छा फायदा तब है जब एक्सरसाइज आपके लाइफ का पार्ट शुरू से रही हो। तो आपको कोई भी चेंजेस कम परेशान करते हैं। तो लाइट योगा,
meditation exercises, breathing exercises, you know, just taking deep breath during the time, that can also be very effective. Some people prefer keeping a very small fan in their purse or on their table, so at that time they can feel comfortable. क्योंकि कुछ मिनट्स के लिए आता है ये, कुछ मिनट्स के लिए आता है, उसके बाद एकदम बॉडी चिल सी हो जाती है. आपको अगर वो डिस्कम्फर्टिंग लग रहा है, अगर आपको दिन में 1-2 बार है और आप कंफर्टेबल हैं, इट्स ओके. पर अगर ज़्यादा है, आपके डे लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, आपको उससे परेशानी हो रही है, देन मेडिकल हेल्प कैन बी टेकन. अब मेडिकल हेल्प ऐसा नहीं है कि डॉक्टर शुरू में सीधे आपको हार्मोन्स दे देंगे. पहले वो हम नॉन हार्मोनल थेरेपी पे भी जाते हैं, विच इज कंपैरेटिवली सिंपल. उसमें भी कुछ मेडिकेशंस होती हैं विच आर नॉट एग्जैक्टली हार्मोन्स, बट दे कैन हेल्प यू. और अगर उससे भी रिलीफ नहीं मिलता, देन दे आर लो डोज HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ऑल्सो, विच कैन बी टेकन. एंड ये सब चीजें पूरी निगरानी में दी जाती हैं, सेफ होती हैं. लोगों के मन में इस चीज को लेके भी बहुत भ्रांति है. मतलब मिथ बिना डॉक्टर के अपने आप ही फैला देते हैं, नहीं भाई उसमें स्टेरॉइड है, आपकी बॉडी फूलने लग जाएगी, आपको आगे जाके नुकसान हो जाएगा. जैसे मैंने भी सुने आपकी बॉडी के जो नेचुरल हार्मोन्स हैं वो भी तो स्टेरॉइड्स ही हैं. हाँ, वो भी स्टेरॉइड्स है ना. तो ऐसे स्टेरॉइड्स नहीं दिए जाते आपको कि जो आपकी बॉडी को खराब कर देंगे. जो आपकी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे थे, अब वो नहीं है, तो आपको परेशानी हो रही है. तो उन्हीं की वो एब्सेंट है. मैं मेरे को एनर्जी लेवल लो जा रहा है, मैं चल रही हूँ, मुझे सांस फूल रहा है, मुझे नीज पेन हो रहे हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, आई एम नॉट एबल टू गेट अप. जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे साथ ये था कि मुझे मंथ में 2 बार हो रहे थे, और लिटरली मेरी कंडीशन ये हो गई थी कि मैं उठने लायक नहीं थी. So how are you now? हाँ, नहीं, I'm fine now. I'm doing gym, I'm doing yoga, I'm doing handstand now. Yeah, that's I'm growing. That's now I'm growing and I'm growing. मतलब एक होता है कि आप एज बढ़ रही है, बट एक होता है you grow with that. But I'm the person who is growing. मतलब अगर आप उसको अच्छे से हैंडल करेंगे तो मुझे समझ में आता है कि उल्टा आपका कॉन्फिडेंस, सी आई एम डूइंग माय वर्क वेरी वेल एंड स्टार्टिंग इन अगेन. In fact, this is a very beautiful transition in your life. Yeah, if you take it in a proper way. Yeah. अच्छा मैम, एक चीज़ और है, जैसे काफ़ी लोगों की मतलब प्रॉपर टर्म मुझे याद नहीं है, जैसे यूट्रस रिमूव हो जाता है किसी भी बीमारी की वजह से, और जैसे हमें तो टाइम मिलता है जिनका मेनोपॉज होता है कि भाई 5 से 7 साल में आपका ब्रेन और वो धीरे धीरे आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. बट जिनका एकदम से रिमूव हो जाता है, तो जैसा मैंने पढ़ा था इन्हीं का, डॉक्टर लीजर का, उनको अल्जाइमर के चांसेस ज़्यादा होते हैं. लेकिन मतलब मेरे अपने पर्सनल थॉट से ये है कि भाई उनको तो वो प्रॉब्लम सॉल्व झेलनी नहीं पड़ी, कि ब्रेन भी स्ट्रगल कर रहा था, बॉडी भी, तो फिर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों होती है? देखिए, ये होता है हिस्टेक्टमी. पहले तो यूट्रस निकालने का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट के हार्मोन्स खत्म हो जाएंगे. वो तब खत्म होंगे या तब वेन ऑफ होंगे जब पेशेंट की ओवरीज भी निकलेंगी. हाँ, किसी केस में पूरा भी हो जाता है. तो अगर कंप्लीट हिस्टेक्टमी हुई है जिसमें दोनों ओवरीज भी निकाल दी गई हैं, तो उसमें अगर पेशेंट की एज यंग है, पेशेंट इज नियर 40, अभी उसकी मेनोपॉज की एज नहीं आई थी, तो उनको हम HRT देते हैं. उनको हम HRT देते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है. टाइम तक चलता है वो? आइडियली टेल योर एज ऑफ नॉर्मल मेनोपॉज, मतलब वो 47-48 की तरह दी जा सकती है. अच्छा. अब वो देखिए, वो एग्जैक्टली बाहर से स्टेरॉइड लेना नहीं है, बाहर से हार्मोन लेना नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी एक्चुअली प्रोड्यूस करती है, बट बिकॉज ऑफ सम कंडीशन इट हैज बीन स्टॉप हो गया. तो आपके वो हार्मोन्स बहुत लो डोज में, कि आपकी बॉडी को साइड इफेक्ट नहीं हो पर आपकी बॉडी को उसका फायदा मिलता रहे, तो वो उतनी एज तक दे दिए जाते हैं. मैम, ये सबके साथ मतलब इक्वली रिएक्ट करती है मेडिसिन, या बॉडी टू बॉडी वेरी करती है? बॉडी टू, देखिए कोई भी मेडिकेशन, चाहे पैरासीटामोल भी लेंगे, 2 लोगों पर फर्क थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट बाय एंड लार्ज अगर वो कैलकुलेटेड डोज में आपको दी गई है तो वो हेल्प करती है. और उसको लेने के बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं कि आपको पहले ही पॉपअप करनी है. आजकल तो लोशंस के फॉर्म में आ गया है. जैसे आप मॉइस्चराइजर लगाते हो, आपने अपनी आर्म पर 2 पम्प्स लगाए एंड यू आर डन. ओके, हार्मोन थेरेपी इज लाइक दैट. हम तो इनफैक्ट HRT के लिए जो मेनोपॉजल में देते हैं, या फिर हिस्टेक्टमी के बाद में किसी को देते हैं, या जैसे हमारे पास कुछ एक पेशेंट्स हैं जिनको कुछ ओवरी में प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत यंग एज में बच्चों की ओवरीज निकल गई कहीं, तो अब तो उनकी पूरी लाइफ है आगे, मतलब दे आर जस्ट 17-18 ईयर्स ओल्ड व्हेन दे स्टार्टेड कमिंग टू मी. तो हमने उनको उसी पर ले रखा है, क्योंकि आप मेडिसिन आप मुंह से खाएंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिवर से होते हुए जाएगी. अब उनको मुझे बहुत लंबा टाइम देना है, तो उनको हम रेगुलर फॉलोअप में रखते हैं, एंड वी जस्ट गिव देम अ पंप, कि आप उसको बस जैसे मॉइस्चराइजर लगाते हो ऐसे आपने एक पंप यूज़ किया, यू आर गुड टू गो. ओके. अच्छा मैम, मैं एक पर्सनल एक केस में ऐसा जानती हूँ कि जिनकी ओवरी वगैरह सब रिमूव हुई थी और निकले हुए शायद 5 साल से ऊपर हो गए, बट स्टिल दे बॉडी उनकी पेन फील करना, स्वेलिंग आ जाना पैरों में, तो दीज आर द आफ्टर इफेक्ट्स सभी के साथ होते हैं या कुछ? देखिए, डिपेंड करते हैं अगेन आप कितना फिट हो.
ओके, अगर आप शुरू से अपनी फिटनेस पे हाउ ध्यान वी कैन देते हो, फाइट विद दैट? अब जो चीज़ें हैं उसमें भी अगेन आपको थोड़ा मेडिसिन भी लेनी पड़ेंगी, डॉक्टर से कंसल्ट भी करना पड़ेगा, Okay. प्लस आपको अपने पर खुद भी काम करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट गिविंग वही मोर again टाइम। हाँ। और टाइम देने का मतलब ये नहीं है रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट। आप हाफ एन आवर लाइट एक्सरसाइजेस के लिए निकाल रहे हो, आप 10-15 मिनट्स ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए निकाल रहे हो, आपकी डाइट अच्छी है, डाइट अच्छी इन द सेंस कि उसमें जंक नहीं है, उसमें न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं। तो अगर आप ये सब करते हो, आपकी रेस्ट टाइम प्रॉपर है, आपका नींद प्रॉपर है, आप बहुत लेट नाइट तक नहीं जगते हो, अगर आप मिनिमम कितनी नींद लेनी चाहिए? देखिए 7 to 8 आवर्स जरूरी है। आजकल जो लाइफस्टाइल में पॉसिबल नहीं है, 4 to 5 ही रह जाता है। नहीं, वो गलत है। Okay. देन यू हैव टू मॉडिफाई योर लाइफस्टाइल। ठीक है, आप 8 का 7 का है, 7 का 6 का है, मैं फिर भी समझ सकती हूँ, पर अगर आप डेली 4-5 पे जाने वाले हैं तो आप उससे कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करेंगे ही करेंगे। लाइक क्या क्या हो सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस? आपकी बॉडी जल्दी एज करने लगेगी। आपको देखिए जब आप सोते हैं तब आपकी बॉडी रिपेयर हील करती है, या दैट इज अ टोटली हीलिंग प्रोसेस। आप कितने दर्द में सो जाए, आप सो के बेटर महसूस करते हैं। हाँ श्योर, राइट। हाँ ये तो अगर आप सोएंगे ही नहीं तो आपकी बॉडी रिपेयर नहीं करेगी। आप किसी को आप बिना रिपेयरिंग के हाफ रिपेयर्ड बॉडी को हम चलाए जा रहे हैं, गाड़ी कितना आगे चलेगी, वो जल्दी ब्रेक डाउन करेगी। ओके ओके ओके। तो और इस चीज को मतलब कैसे नॉर्मली लोग ले सकते हैं, उसके लिए हम और क्या कर सकते हैं? मतलब ये तो है टैबू है आज भी लेडीज को, अब भी मैं बोलूंगी भी किसी को, मैं बोलती हूँ, मेरा शौक है कि मैं चाहती हूँ अगर मेरा कोई जानकार है मुझे कह रहा है तो मैं ऑलवेज रिकमेंड करती हूँ कि गो टू द डॉक्टर। बट डिनायल स्टेज से कैसे निकल सकते हैं? देखिए वो खुद को प्रायोरिटी देना ही है। आपके घर में किसी और की तबीयत खराब हो जाएगी, आपके हस्बैंड की, किसी की भी, मे गॉड फॉरबिड, पर किसी को कुछ भी इश्यू होता है, आप सबसे पहले लेके जाएंगे, गो टू द डॉक्टर। और तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है यार तुम डॉक्टर के चले, आप नेक्स्ट डे भी नहीं करेंगे, पर आप अपने लिए डिले करते रहेंगे और इनडेफिनेट डिले करते रहेंगे। जैसे फूड हैबिट्स में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए ड्यूरिंग दिस टाइम? क्योंकि जैसे ब्रेन आपका बहुत ज्यादा एक्सर्ट कर रहा होता है और अल्जाइमर के चांसेस भी होते ही हैं, तो उसमें किस तरह के फूड को तुम्हें अडॉप्ट करना चाहिए? कि लाइक कुछ लोग होते हैं कि दे आर वीक, दे आर नॉट एबल टू डू द एक्सरसाइज, तो दे आर सम फूड्स विद अच्छा एक चीज और, मैं ये जो रील्स में बताते रहते हैं 10 तरह के लड्डू बनाओ और खा लो, इट्स रियली वर्क्स फॉर द बॉडी? देखिए अगर उसमें न्यूट्रिशियस चीजें हैं तो कोई हार्म नहीं है, आप ले सकते हो। जैसे मतलब जैसे कि अगर आपने उसमें डेट्स यूज करा है, सीजन के अकॉर्डिंग आपने चीजें यूज करी हैं, आपने उसमें सीड्स यूज किए हैं, डेट्स यूज करी हैं, तो ठीक है, इसे न्यूट्रिशियस यू कैन टेक। पर आप ये मत सोचिए कि वही एक चीज पूरा फिक्स कर वो ना एक वो बन गया है कि लेडीज को ये लगता है कि भाई ये प्रॉब्लम चल रही है, उस रील में फला लड्डू दिखाया था, लड्डू भाई लड्डू खाने से कैसे हो जाएगा? योर ब्रेन इज स्ट्रगलिंग, योर बॉडी इज स्ट्रगलिंग, योर बॉडी इज ब्लीडिंग, क्लोटिंग इज देयर, सब कुछ हो रहा है, और एक लड्डू से आप कैसे उसको रिकवर कर लेंगे? मुझे भी सीरियसली समझ में नहीं आता है। तो मैं लिटरली चाहूंगी ये आस्क टू द पीपल कि अगर लड्डू से नहीं भाई, यू शुड गो टू द डॉक्टर। मतलब मैं चाहूंगी कि आप बोलें कैमरा में, ये मैसेज दें कि अगर लेडीज ये सिम्टम्स फील करती हैं। मैम आर्थराइटिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस। बिल्कुल, ऑस्टियोआर्थराइटिस। देखिए जब आप मेनोपॉज से गुजर रहे हैं तो आपकी बॉडी का हर ऑर्गन इफेक्ट होता है, ठीक है। अब इसमें से कुछ चीजें हमने बहुत ओपनली डिस्कस करी, कुछ चीजें हम लोगों ने भी डिस्कस नहीं करी, लाइक जिस चीजों को लोग छिपा जाते हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, यूरिन लीकेज शुरू हो जाता है, एग्जैक्टली, इट्स वेजाइनल ड्राइनेस होना, रिलेशनशिप के टाइम पे प्रॉब्लम होना। इसी से होता है ना कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, वो वीक हो जाता है। नहीं, यूट्रस देखिए कोई वीक नहीं होता। ओके, यूट्रस का नॉर्मल है कि मेनोपॉज के बाद वो थोड़ा श्रिंक होकर उसका साइज जरूर छोटा होता है, पर उसमें वीकनेस जैसी कोई चीज नहीं होती। आपका जो हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, वो कोलाजन बिल्डिंग अप, इलास्टिसिटी, सिक्रीशंस, इन सब में इंपॉर्टेंट होता है। तो वो सब चीजें अब जा रही हैं, तो इसकी वजह से वेजाइनल ड्राइनेस, टिश्यू की इलास्टिसिटी कम, कोलाजन कम, इसी वजह से स्किन हेयर्स सब पर इफेक्ट आता है। तो वो सब चीजें भी आने लगती हैं, पर ऑल दीज थिंग्स आर ट्रीटेबल। All these things are treatable. This is important. Hair fall शुरू हो जाता है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं उम्र हो रही है, हो रहा है, बट दे डोंट वांट टू गो टू द रूट। देखिए भाई इसका भगवान ने एक ही जिंदगी जिए दी है, उसको अपने तरफ से पूरी मेहनत करके प्रेडिक्शन करके तो एटलीस्ट फुल जिए। आपने तो हार मान लिया, अगर आपने सोच लिया कि अब तो मेरी उम्र 50 ईयर्स हो गई, मोस्टली नहीं, मैं 40-42 के बाद मैं मतलब लाइक काफी सारी वीडियोस अगर मैं फॉरेनर्स की देखूं तो दे से इसके 40 के बाद लाइफ स्टार्ट होती है। पर इंडिया में एक हमने बना रखा है कि जैसे ही 40
पे हम पहुंचते हैं एंड स्टार्ट एट लाइक 40-41, पहले तो एज हाइड करना शुरू कर देंगे। एग्जैक्टली भाई प्रॉब्लम क्या है? इफ आई एम 45, आई एम 45 यार, आई फील प्राउड, मैंने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है, मैं अपने आप को यहाँ तक लेके आई हूँ। बट द थिंग इज दैट कि वो अपने आप को इन्फीरियर फील करना शुरू कर देंगे। ठीक है, स्किन एजिंग हो रही है, ये एक प्रोसेस है, गॉड हैज मेक द थिंग्स लाइक दिस, और ये मेरे साथ नहीं है, सबके साथ होगा। ईच एंड एवरी वन इज स्टैंडिंग विद मी, बिहाइंड मी, फ्रंट एंड में, दे विल फील ऑल द, मतलब सभी को यही सब फेस करना है, बट उसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है आज की डेट, मतलब नहीं कर पाते। फेस के लिए आप ले रहे हैं, मतलब फेस पे बोटॉक्स लेने में आजकल प्रॉब्लम नहीं है, आपको लग रहा है कि ठीक है प्रॉब्लम हेयर्स में हो गई है, ट्रांसप्लांट के लिए चले जाएंगे, बट फिर वहीं घूम फिर के जब आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, आपको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, आप मैंने देखा है, मतलब दे बिलोंग्स टू गुड फैमिली और उठ रहे हैं, वो ऐसे करके उठ रहे हैं, वो क्या मान लेंगे हम तो बुढ़े हो रहे हैं। भाई 41 में आप कैसे बुढ़े हो जाएंगे? बिल्कुल, देयर आर द पीपल हु आर डूइंग वेरी वेल। कुछ एथलीट्स को जाके देखो, आप प्लेयर्स को जाके देखो, लेकिन मुझे डॉक्टर के जाना चाहिए। तो आपकी साइकिल में शिफ्ट आना शुरू हो जाता है, ये सबसे पहले है। कुछ लोगों को जल्दी आना शुरू हो जाता है, उसके बाद में फिर वो बहुत डिले करके आ सकते हैं। ओके, अगर आपको डिले करके आ रहे हैं और बहुत कम आ रहे हैं तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं हो, पर कुछ लोगों को डिले करके आते हैं फिर बहुत हैवी आते हैं, देन इट इज नॉट द राइट थिंग। ओके ओके, वो ये सोचते हैं कि हमारे 2 महीने की हाँ, निकल नहीं ये मैंने भी नॉर्मली घर में सुना है कि जैसे अगर 15 दिन 20 दिन ऊपर गए, अच्छा ठीक है सफाई हो रही है, नहीं डिले देर होके आएंगे तो ज्यादा होंगे। आपकी जैसे मैंने यूट्रस में दिखाया, एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है जो शेड होती है, अगर आपके 2 महीने 3 महीने के बाद पीरियड्स आ रहे बहुत हैवी है, इसका मतलब आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग में चेंजेस आए ही नहीं हॉर्मोन्स के, वो बढ़ती ही जा रही है। लाइक इतनी बढ़नी चाहिए तो वो इतनी ही बढ़ गई है। मतलब ये लाइनिंग क्या होती है? हर महीने आपका जो यूट्रस है वो अपने को प्रिपेयर करता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग बढ़ा के प्रेगनेंसी के लिए, कि अंडा आएगा और प्रेगनेंसी होगी, भ्रूण तो मैं उसको रिसीव करूंगा, मतलब प्रोटेक्ट करूंगा, एक बेसिक वो है कि उसको जगह दूंगा। अब हर महीने तो कंसीव नहीं कर रहे, तो हर महीने वो लाइनिंग बढ़ती है, वो शेड हो जाती है, हर लाइनिंग बढ़ती है, शेड हो जाती है। दिस इज व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, लाइक प्रिपेयर होता है और वो ब्रेक हो जाता है। तो अगर आपको 2-3 महीने तक पीरियड्स हुए ही नहीं और फिर बहुत लंबे और बहुत हैवी चल रहे हैं, इसका मतलब आपकी जो लाइनिंग है वो ज़्यादा ग्रो कर रही है। ये फिर आगे जाके यूट्रस में एबनॉर्मल चेंजेस भी प्रोड्यूस कर सकती है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ आपके नॉर्म से डिफरेंट लग रही है, देन इट इज़ बेटर यू डोंट डिसाइड, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए क्वालिफाइड नहीं हैं। बेटर गो टू द क्वालिफाइड पर्सन हु इज ट्रेन्ड इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ओनली। वो आपको खुद ही बता देंगे कि ठीक है ये आपके, अब हम हर पेशेंट को थोड़ी मेडिकेशंस देते हैं। अगर मान लीजिए किसी में हमें लगता है कि ठीक है साइकिल थोड़ा बहुत आगे पीछे है, बट इट इज़ परफेक्टली फाइन फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, इवैल्यूएशन के बाद तो हम उसे सिर्फ फॉलोअप में रख सकते हैं, वी नीड नॉट गिव एनी मेडिकेशंस। पर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको आगे जाके प्रॉब्लम करेगी तो उसको तो फिर मेडिकेशन देना ज़रूरी है, एंड यू कैन बी गुड। अच्छा, कुछ लेडीज़ को शुरू से ही ऐसा रहता है कि बहुत कम ब्लीडिंग हो रही होती है, और जैसे वो कम ही में चलती रहती हैं, तो ऐसा भी चांसेस है कि उनमें भी किसी तरह के इन्फेक्शन या किसी चीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है? देखिए वो तो जिस समय उनको होना शुरू हुआ, अगर ये शुरू से ही ऐसा है तो ठीक है, उनका अपना परसेप्शन भी हो सकता है, पर किसी को हमेशा ठीक चल रहे थे अब एकदम से कम होना शुरू हो गए हैं, तो वो डेफिनेटली अंदर कोई इन्फेक्शन, कोई जाला, जैसे इंडिया में तो टीबी भी बहुत कॉमन है, जेनेटल ऑर्गन्स की भी टीबी हो जाती है, यूट्रस की, इन सब की, तो उन सब के लिए इवैल्यूएशन ज़रूरी है टाइमली। अच्छा मैम, एक चीज़ और, जैसे पहले हम अपने सराउंडिंग्स में इतना ओवरी रिमूवल और के केसेस नहीं सुनते थे, बट ग्रेजुअली कुछ स्टेट में लाइक आंध्रा में और 1-2 में मैंने और पढ़ा था, ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, और 1-2 कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे 15-15 साल के बच्चों के भी हो गए, तो उनको कैसे इन्फेक्शन हो सकता है? मतलब ऐसा कैसा इन्फेक्शन हो सकता है कि अब ये इतनी अर्ली एज में भी कभी कभी रिमूव करने पड़ जाते हैं? देखिए इतनी अर्ली एज में तो बहुत ही कोई रेयर केस होगा जिसमें कि रिमूव करते हैं, क्योंकि इतनी अर्ली एज में तो ना तो एक तो पहली बात इस तरह के इन्फेक्शंस भी नहीं होते, क्योंकि बच्चे सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो सकता है, हाँ, तो फिर वो इन्फेक्शन कैसे आएगा, उनकी बॉडी में कम चांसेस हैं बहुत, पर ये बहुत रेयर केसेस हैं, मतलब ये तो फिर एक अलग ही सब्जेक्ट है। पर अदरवाइज किसी यंग को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर डेफिनेटली उसको दिखाना चाहिए। अगर कुछ भी उसको लगता है कि अब नॉर्मल डिस्चार्ज है, अब नॉर्मल ब्लीडिंग है, पेट में नीचे दर्द रहता है, तो इन सब के लिए इवैल्यूएशन कराना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, अब चाहे अनमैरिड भी हैं या आप अभी प्लान नहीं कर रहे हैं प्रेगनेंसी, आप मैरिड हैं, कम टाइम हुआ है, पर ये सब चीज़ें पीआईडी का सूचक हो सकते हैं। अब वो अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं लें तो आगे जाके ट्यूब्स ब्लॉक करके इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकता है। अगेन आप टाइमली ट्रीटमेंट ले लें तो मींस वही है कि इफ यू आर एनी फीलिंग एनी प्रॉब्लम इन एन यूट्रस, चाहे ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, टाइम आगे है, पीछे है,
और आपको लग रहा है कि किसी तरह के सिम्टम्स, जैसे अभी आपने बताए ये सिम्टम्स ब्रेन फॉग, और मतलब मैं चाहूँगी कि आप एक बार डिटेल्स में इनके सिम्टम्स मतलब बताएं, जिससे लोग इस चीज़ को समझें और उन्हें जब ये फील हो तो दे विल कम टू द डॉक्टर। देखिए, सबसे पहले तो यू आर नॉट अलोन। मेनोपॉज एक ऐसा फेज़ है जो हर किसी की लाइफ में आना है, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई एक्टर हो, चाहे कोई बिजनेस वूमेन हो, या फिर कोई आम इंसान हो हम लोगों के जैसे। तो इसमें कुछ चेंजेस बहुत कॉमन होते हैं जो आमतौर पे सभी को आते हैं, जैसे कि आपके मेंस्ट्रुअल पैटर्न में कुछ इरेगुलरिटीज़ आना, हॉट फ्लैशेस होना, मतलब आपको एकदम से बिल्कुल गर्मी की तेज़ लहर आके चली गई जो कि और किसी को फील नहीं हो रही, नींद आने में डिस्टर्बेंस है, आप ज़्यादा क्रैंकी हैं, आप ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब सिचुएशन वही है पर आपका रिएक्शन बढ़ गया है, थोड़ा माइल्ड डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, आपको जल्दी रोना आ रहा है, यूरिन जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है। साथ में किसी किसी को इस एज में थोड़ा कोमॉर्बिड कंडीशंस भी कैच कर लेती हैं, लाइक जैसे कि बीपी, शुगर। तो अपना 40+ में ईयरली चेकअप इन चीज़ों का होना भी एक बार बहुत ज़रूरी है। नीज में पेन है, ओवरऑल वीकनेस है, यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, इन शॉर्ट। तो अगर ऐसा कुछ है देन प्लीज़ डू नॉट सफ़र इन साइलेंस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज़ ऑलवेज ट्रीटमेंट अवेलेबल। और ट्रीटमेंट का मतलब आप ये मत समझिए कि ट्रीटमेंट का मतलब सिर्फ डॉक्टर आपको एक लंबा प्रिस्क्रिप्शन लेके दे देगा और आपको 8-10 गोलियाँ रोज़ खानी पड़ेंगी। ट्रीटमेंट कैन बी जस्ट अ काउंसलिंग सेशन एज वेल। At times a simple counseling session helps more than any other medication. कई बार आप अपने से बात कह के और उनका सोल्यूशन समझ के ही अच्छा महसूस करना शुरू कर देते हैं। Yes, definitely. कि आप अपने आप हैंडल कर सकते हैं, बट उन सारे सिम्टम्स की वजह से यू स्टार्ट फीलिंग डिप्रेसिव, तो आप मैनेज नहीं कर पाते। और दूसरा, अपने को प्रायोरिटी शुरू से दें। देखिए, जैसे कि हमें खाना एक पार्ट है, हम रोज़ खाते ही हैं, सोते ही हैं, उस तरह रोज़ एक्सरसाइज करना भी आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। जैसे आपने कुछ लोग वीक हैं वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आई डू नॉट एग्री विद दिस। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो ठीक है, आप हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप अपने यूट्यूब पर लगाइए या किसी योगा टीचर से सीखिए सूक्ष्म व्यायाम, वार्म अप एक्सरसाइजेस। इट इज एज सिंपल एज डूइंग लाइक दिस। As simple as doing like this. Means you have to move your body. You have to move your body to get the circulation going, ताकि आपके joints better कर सकें। आप बहुत छोटे से शुरुआत करिए, उसके बाद आपकी बॉडी आपको अपना आप बताएगी आप कितना कर सकते हैं। हम सब, अब आप बोल रहे हैं आप हेडस्टैंड करते हैं, आई एम श्योर आपने फर्स्ट डे नहीं किया होगा। नहीं, इट मस्ट हैव टेकन 2 to 3 months। और जब मैं आपके पास आई थी तो मैं कह रही थी मैम बहुत वीकनेस फील, 2 साल हो गए होंगे शायद, ये 3 साल। एंड नाउ यू आर अपसाइड डाउन डूइंग वेरी वेल। मतलब मैं ना एनर्जी लेवल इज हाई, आई हैव टू लर्न समथिंग मोर एंड मोर। यस, सो बात सिर्फ सही रास्ते पे पहला कदम बढ़ाने की है। आप सही रास्ते पे पहला कदम बढ़ाइए, अपने को प्रायोरिटी देना शुरू करिए, बाकी चीजें अपने आप फॉल बैक होना शुरू हो जाती हैं। Menopause is not like women's you are aging. It's not like women's you are aging. It's a process which will stop, but you have to manage in a proper way. That's it. Thank you, ma'am. My pleasure. For giving your precious time. My pleasure.